हेलो जी, गुड इवनिंग, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए और सब बताइए कैसा है आप सभी लोगों का तैयारी, है ना। ऑडियो वीडियो क्लियर है जी। हाँ जी, गुड इवनिंग, क्या हाल समाचार। चलिए मैं थोड़ा सा वॉइस बढ़ा देता हूँ, चलिए 60 कर देता हूँ। हाँ, अब आप लोगों तक वॉइस अच्छी जाएगी। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सभी लोग। सब बढ़िया चल रहा है, क्या बात है। चलिए तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और मुझे कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्या आवाज़ वगैरह सब परफेक्ट जा रही है। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग, है ना। हम्म, तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में। जस्ट मैं ऐप पर क्लास अभी ख़त्म किया था, ऐप पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास चल रही है और यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन डिटेल्ड सॉल्यूशन चल रहा है। वैसे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लासेस ऐप पर चल रही हैं वो भी आपका इसी से लिया गया एमसीक्यू है। कहने का मतलब है कि अगर आप टॉप 20 कर लेते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो फार्मास्यूटिक्स का टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे बच्चे आ चुके हैं। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग आ जाइए, स्टार्ट किया जाए। हाँ, इस आज 1000 पार लाइव होना चाहिए भैया सब लोग, है ना। अब एग्ज़ाम का टाइम है, अभी के टाइम पर आप सभी लोग मन से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस लाइव क्लास में हम लोग फार्मास्यूटिक्स का टॉप 20 क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसका कि थर्ड पार्ट रहने वाला है। यानी इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है। प्रॉपर फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट बना दी गई है। हर वीडियो को आप मिनिमम 5 टाइम्स एग्जाम से पहले तक में देख लेंगे। स्पीड बढ़ाकर देखें, चाहे जैसे देखें, लेकिन जल्द से जल्द आप देख लें सारी वीडियोस को, ठीक है। हाँ जी, तो आज आपकी लगातार 2 क्लास होगी, अभी से लेकर के 6 बजे तक चलेगा, फिर 6:15 में एक और क्लास होगी जो कि 7 बजे तक चलेगी। तो लगातार बने रहिए एंड बहुत मज़ेदार क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले अभी पार्ट 2 तक में हम लोग कितने क्वेश्चन कवर कर लिए थे, है ना। तो 3 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर चुके हैं, आज चौथे नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे। एंड ध्यान रखिएगा कि इसका पीडीएफ आप सभी लोग को चाहिए, तो इसका पीडीएफ आपको उदित फार्मेसी के ऐप पर फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स में या तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर के कोर्स में मिलता है। तो जो भी बच्चे ऐप पर हैं घबराएं नहीं, उनको पीडीएफ इसी कोर्स में मिल रहा है। टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज के नाम से फोल्डर बना दिया गया है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज फोल्डर है जहां सारे पीडीएफ्स वीडियोस अवेलेबल कर दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा एंड सारा पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगा टॉप 20 क्वेश्चन का। एंड जो बच्चे अभी के टाइम पर पीडीएफ चाह रहे हैं तो उनको यहाँ पर क्रैश कोर्स के लिए फ़ी पे करना होगा 499। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का तो आप पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन के लिए, रिवीजन सेशन के लिए ऐप में क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि लास्ट के कुछ दिन आप अच्छे से पढ़ सकें एंड कुछ भी चीज़ें मिस ना हो अगर आपने शुरू से नहीं पढ़ाई किया। एंड अगर आपके एग्जाम में अभी टाइम है, बीटी यूपी वाले बच्चों के लिए यह नहीं है, अगर आपके एग्जाम में टाइम है तो आप टॉप 20 क्वेश्चन के बुक को भी अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से जाना होता है, उदित फार्मेसी ऐप इंस्टॉल करना होता है, मोबाइल नंबर डालना होता है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना होता है। कोर्सेज वाले सेक्शन में बुक मिल जाते हैं, कोर्सेज मिल जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों को कोई इंक्वायरी हो तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। एंड थोड़ा स्टार्टिंग में प्रमोशन वाला पार्ट निपटा दिए ताकि सारे बच्चे आ जाएं, ठीक है। हाँ, चलिए, हाँ कुछ कुछ कॉलेज में एडमिट कार्ड आ गया है तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो तो सबसे पहला आज के क्लास का चौथा नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल एड्स।
क्या होता है फार्मास्यूटिकल एड? एक्सप्लेन कलरिंग, स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट, है ना। बताइए भैया, एक्सप्लेन करना है फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है, और कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट के ऊपर लिखना है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब फार्मास्यूटिकल एड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, तो हर चीज़ को समझना होगा। पहले तो हम लोग समझते हैं फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है। फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है? फार्मास्यूटिकल एड समझने के लिए आपको समझना होगा दवा बनता कैसे है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी डोजेस फॉर्म मतलब जैसे कि मान लो टैबलेट ले लेते हैं, या तो कैप्सूल ले लेते हैं, या तो इमल्सन ले लीजिए, या तो सस्पेंशन ले लीजिए, है ना। क्या? कोई भी डोजेस फॉर्म ले लीजिए, जो आपका दवा बनता है उसमें हर चीज़ दवा नहीं होता है। मतलब नहीं समझे सर? जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक टैबलेट आती है डोलो 650, हाँ, तो उसमें 650 जो लिखा हुआ है वो किसका जानते हैं? वो क्या लिखा हुआ है उसमें? जो पैरासीटामोल है ना, पैरासीटामोल का मात्रा लिखा हुआ है। हाँ, तो क्या उस दवा का जो नापेंगे उसको, अगर जो मान लीजिए आपको नापने की इच्छा हुई तो आप नापेंगे तो क्या 650 मिलीग्राम का ही दवा होगा? नहीं, उससे ज़्यादा का होगा। मिलीग्राम समझ रहे हो भाई, mg मतलब मिलीग्राम, बहुत कम वजन होता है। तो क्या उस दवा का, या तो पैरासीटामोल 100 mg, तो क्या 100 mg उसका वजन होगा? नहीं, तो उसमें और भी सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं। जब कोई भी दवा का निर्माण होता है तो उसमें दो चीज़ें मिलाई जाती हैं। एक होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई, जो एक्चुअली बीमारी को ठीक करता है, और उसके साथ अलग अलग एक्सीपिएंट्स और एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि दवा का निर्माण हो सके। जैसे अगर टैबलेट बना रहे हैं पैरासीटामोल का, तो पैरासीटामोल का टैबलेट में पैरासीटामोल लेंगे, हाँ, जो एपीआई है आप ले लिए, एंड उसके साथ जो एक्सीपिएंट्स जैसे बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, है ना, ताकि उसको प्रॉपर टैबलेट का फॉर्म दिया जा सके, है ना, डाइल्यूएंट्स वगैरह सूटेबल जो भी जरूरत है उसको मिला करके। जैसे ये एपीआई है, एपीआई मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी जो वो मेन दवा, ठीक है, जो बीमारी ठीक करेगा। एंड एक्सीपिएंट्स वो होता है जो कि आपके दवा के निर्माण में जरूरी है। तो एपीआई इतना खराब टेस्ट होता है ना कि इसको सीधे मुंह पे आप रख ही नहीं पाएंगे, जीभ पे नहीं रख पाएंगे। पैरासीटामोल का इतना गंदा बदबू, इतना गंदा टेस्ट होता है कि एक बार लेंगे 10 दिन तक मुंह खराब रहेगा आपका। तो उसको एक्सीपिएंट्स में मिलाया जाता है एंड फिर उसको कंप्लीट बनाया जाता है। तो दवा का दो पार्ट होता है, एक होता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसका एक्चुअली थेरापेटिक वैल्यू होता है। क्या होता है? थेराप्यूटिक वैल्यू होता है। क्या होता है? थेरापेटिक वैल्यू होता है, यानी कि बीमारी को ठीक करने में हेल्पफुल होता है। जैसे पैरासीटामोल 650 mg का अगर टैबलेट लिए तो उसमें जो मेन कंपोजिशन है वो पीसीएम है। आप कोई भी दवा के पत्ती में देखिएगा तो मेन कंपोजिशन जो लिखा है वो तो है ही, उसके साथ उसमें कुछ एक्सीपिएंट्स या एडिटिव्स, उसी को कहते हैं, वो डाला जाता है, जिसका थेरापेटिक रोल है क्या? नहीं। थेरापेटिक रोल यानी कि बीमारी को ठीक करने में क्या बुखार कम करता है? नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। हो सके थोड़ा बहुत हो भी, लेकिन दवा उसके बिना बन नहीं सकता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या हुआ? दवा के निर्माण में उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। किसका? एक्सीपिएंट्स का। एंड इसी एक्सीपिएंट्स को एक और नाम एडिटिव्स कहते हैं, एंड इसी एडिटिव्स को फार्मास्यूटिकल एड्स के नाम से जानते हैं हम लोग। किस नाम से जानते हैं? फार्मास्यूटिकल एड। तो कोई भी डोजेस फॉर्म दो चीज़ से बनता है, एक तो ड्रग जो एपीआई है मेन, एंड दूसरा एक्सीपिएंट्स, ये दोनों मिलता है तब जाकर के डोजेस फॉर्म बनता है। हाँ, तो अब डेफिनेशन में आइए। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? कह रहा है द सब्सटेंस विच हैव लिटिल और नो थेरेपेटिक वैल्यू। थेरेपेटिक वैल्यू मतलब क्या हुआ सर? यानी बीमारी को ठीक करने की क्षमता। ऐसी दवा जिसमें कि एकदम ऐसा सब्सटेंस जिसमें लिटिल मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है या तो ना के बराबर थेरेपेटिक वैल्यू हो, बट इसेंशियली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी दवा के निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा जरूरी हो, एंड कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स, अलग अलग फार्मास्यूटिकल कोई भी डोजेस फॉर्म में उसमें थेरेपेटिक वैल्यू तो नहीं है लेकिन दवा के निर्माण में बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं। तो सिंपल सा एक लाइन में बोले तो फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है? तो फार्मास्यूटिकल एड वो पार्ट है दवा का जिसमें थेरेपेटिक वैल्यू तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दवा के मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग के लिए। एंड दे आर नॉट एपीआई, ये एपीआई नहीं होते हैं, मेन कंपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दे आर नॉट एपीआई, इट मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट।
टेक 1 सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ हेलो। जी सर। फ्री हैं अभी? बताइए कोई काम। काम ऐसा है कि आपका ये नंबर आधार से लिंक नहीं है। हाँ ये नहीं है मेरे पास, दूसरा नंबर है। तो नंबर वो वाला बता दीजिए हमें आप। अच्छा तो सर हम अभी तो लाइव क्लास में हैं, आपको 6 बजे तक कॉल करें सर? हाँ नहीं, आप लगा लीजिएगा, नंबर मुझे बस दे दीजिए। अच्छा नंबर दे देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं सर आपको। हाँ वो, हाँ व्हाट्सएप कर दीजिए फिर। और क्योंकि आधार में आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी होंगी, तो अभी पैन से प्रोसेस करके कोशिश करेंगे। आप वो नंबर भेज दीजिए तब तक। अच्छा आधार वाला नंबर भेज देते हैं सर। ठीक। ओके सर ओके। टेक 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा अर्जेंट था। चलिए ठीक है। हाँ अभी हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो कह रहा दे में ऑब्टेन्ड बाय मेनी सोर्सेज, ये काफ़ी सारे सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। जैसे एनिमल्स से प्राप्त हो सकता है, वेजिटेबल्स से, या तो मिनरल्स से प्राप्त हो सकता है, या तो सिंथेटिक भी हो सकता है। कौन? फार्मास्यूटिकल एड। तो ओवरऑल मैंने क्या बोलाया बताओ, फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है? एग्जाम में अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो क्या लिखोगे? ऐसे सब्सटेंस जिसके पास लिटिल या नो थेरेपेटिक वैल्यू हो, एकदम कम या तो एकदम ना के बराबर थेरेपेटिक वैल्यू हो, लेकिन इसेंशियली मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग में, अलग अलग फार्मास्यूटिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। एंड आप ध्यान रखना, ये आपका ऑब्टेन्ड हो सकता है एनिमल्स यानी जानवरों से, वेजिटेबल्स या तो मिनरल्स या तो सिंथेटिक भी हो सकता है। एंड ये एपीआई नहीं होता है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ और जब भी एग्जाम में फार्मास्यूटिकल एड लिखने आ जाए तो ये वाला जरूर लिखना, डोजेस फॉर्म इक्वल टू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई प्लस एक्सिपिएंट, एंड ताकि आपको एग्जामिनर को अच्छे से दिख जाए कि अच्छा बच्चे को आता है, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज। कोई भी फार्मास्यूटिकल एड्स हो, किसकी? फार्मास्यूटिकल एड जो दवा में हम लोग मिला रहे हैं ताकि दवा का अच्छे से शेप दिया जा सके, अच्छे से निर्माण किया जा सके, तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? तो याद रखना वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए। ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाना या तो फिर पॉइंट वाइज आंसर लिखना, ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरी लिखने लग जाना, है ना। फ्लो चार्ट आंसर बनाना, केमिकली स्टेबल यानी कि वो किसी और चीज़ से रिएक्शन, ऐसा नहीं कि पैरासीटामोल के दवा में अगर कोई एक्सिपिएंट मिलाए और वो दवा के साथ रिएक्ट करके दवा की क्वालिटी खराब कर दे, ऐसा नहीं। केमिकली स्टेबल या तो इनर्ट यानी नॉन रिएक्टिव, उसी को कहते हैं नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, है ना। वो क्या होना चाहिए? पूरा थ्योरी लिखने लग जाना, है ना। नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। फिर नॉन टॉक्सिक यानी जहरीला नहीं होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक यानी क्या होना चाहिए? नॉन टॉक्सिक यानी जहरीला इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड रिक्वायर लेस इक्विपमेंट, कम से कम इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट हो। इकोनॉमिकल यानी थोड़ा सस्ता हो। एफिशिएंट इन यूज यानी यूज करने में थोड़ा आसान हो, ठीक है। तो ये होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फार्मास्यूटिकल एड्स, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल एड की मैं बात कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल एड्स की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपके अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, मिनरल सोर्स, सिंथेटिक सोर्स। जैसे आपको जो फार्मास्यूटिकल एड है उसके कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो कि एग्जाम्पल जैसे आप समझ लो जिलेटिन। हाँ कैप्सूल के निर्माण में ध्यान से समझना, जो कैप्सूल का निर्माण होता है, कैप्सूल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल का जो आउटर सेल, ये जो बाहर वाला कवरिंग देखते हो आप, वो किसका बना होता है बताओ? आउटर सेल जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है? सारे बच्चे आंसर करेंगे, तो वो जिलेटिन का बना होता है। किसका बना होता है? जिलेटिन का बना होता है। एंड ये जो जिलेटिन है, ये जो जिलेटिन है, ऐसा सिर्फ ये एक कवर है, ये सिर्फ कवर है। जिलेटिन के अंदर जो पाउडर या लिक्विड रहता है वो मेन दवा है ना। हाँ तो ये जिलेटिन सिर्फ कवर है। क्यों? क्योंकि दवा को, खराब टेस्ट वाली दवा को भी आपके बॉडी में आसानी से ले लिया जा सके, है ना, आप खा सके। हाँ तो कैप्सूल का आउटर सेल, ध्यान से सुनना, किसी से बना होता है? जिलेटिन से। तो जिलेटिन इज द एग्जांपल ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स।
किसका एग्जाम्पल है? फार्मास्यूटिकल एड, एडिटिव्स, नो थेरेपेटिक वैल्यू, ओनली हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दवा, मतलब मेडिसिन, दवा के निर्माण में सिर्फ हेल्प कर रहा है। हाँ, तो ये जिलेटिन पता है किससे बनता है? जानवरों के चमड़ी और हड्डी से। जीवन में अगर आप एक बार भी कैप्सूल खाए हो या फिर कोई भी खाया है तो वो वेजिटेरियन नहीं है, क्योंकि जो कोई ऐसा कैप्सूल का जिलेटिन, कोई भी ऐसा जिलेटिन नहीं है जो कि कैप्सूल में यूज होता है ना, तो कोई ऐसा कैप्सूल नहीं जहां पर जिलेटिन यूज नहीं हो। एंड जिलेटिन कभी भी जानवरों के चमड़ियों और हड्डियों से ही बनता है ना। जानवर का चमड़ी और हड्डी का एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है। इंडस्ट्रियल विजिट में हम लोग जब गए थे तो बहुत ज़्यादा गंदा बदबू करता है भाई साहब, जहाँ जिलेटिन का निर्माण होता है, तो वो एनिमल सोर्स से आपका प्राप्त होता है। जैसे बीज वैक्स है ना, बीज वैक्स, हनी, लैक्टोज, ये सब क्या एनिमल सोर्स का एग्जांपल हो गया। अब प्लांट सोर्स से जैसे स्टार्च, टर्मेरिक, अकेसिया, पिपरमिंट, ये सब हो गया। फिर मिनरल सोर्स में टाल्क, सिलिका, कैलेमाइन, पैराफिन, ये सब हो गया। सिंथेटिक सोर्स में बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, पोविडोन, ये सब हो गया। यानी फार्मास्यूटिकल एड्स हमने बताया था ना, ये प्लांट से भी मिल सकता है, एनिमल से भी मिल सकता है, मिनरल से भी मिल सकता है। तो वैसे एग्जाम्पल दे दिया गया, एनिमल से जिलेटिन, बीज वैक्स, आप सारा एग्जाम्पल ना याद रखो, एक दो को याद रख लो। प्लांट सोर्स से स्टार्च और टर्मेरिक, है ना, हाँ। मिनरल सोर्सेस टाल्क और सिलिका, सिंथेटिक सोर्स से बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम लोग कलरिंग एजेंट, अब बात करते हैं हम लोग कलरिंग एजेंट के बारे में, क्योंकि यहाँ फार्मास्यूटिकल एड तो हो गया, हाँ सर फार्मास्यूटिकल एड हो गया। देखो सबसे पहले क्या था, शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल एड हो गया। अब हम लोग को कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में लिखना है। तो कलरिंग एजेंट समझते हैं, क्या होता है कलरिंग? नाम ही है जो कलर देने का काम करे, दवाओं को जो रंग प्रदान करे वो क्या हो जाएगा? कलरिंग एजेंट हो जाएगा। हाँ, तो कलरिंग एजेंट्स आर मेनली यूज्ड टू इम्पार्ट अ डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस टू द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। यानी कोई भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है अलग अलग रंग देने का काम करता है, जैसे लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, नीला रंग, ब्लू रंग, है कि नहीं? हाँ, तो कलरिंग एजेंट क्या होते हैं? मेनली इम्पार्ट करता है डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस, यानी अलग अपीयरेंस देने का काम करता है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में। अगर आइडियल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं कलरिंग एजेंट की, तो ये नॉन टॉक्सिक होता है, यानी ये जहरीला नहीं होना चाहिए। कोई भी कलरिंग एजेंट वो जहरीला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कलर अच्छा है लेकिन आपके बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट्स हो करे। फ्री फ्रॉम हार्मफुल इंप्योरिटीज, उसमें किसी प्रकार का कोई दूषित, हार्मफुल मतलब दूषित मतलब कह सकते हो हार्मफुल, हानिकारक इंप्योरिटीज नहीं होने चाहिए, हानिकारक कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हैव नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी खुद का कोई रोल नहीं हो, बस कलर हो, वो इनर्ट हो। अनअफेक्टेड बाय लाइट, ऐसा नहीं कि लाइट पड़ने पे उसका कलर खराब हो जाए, लाइट से अनअफेक्टेड होना चाहिए। अनअफेक्टेड बाय रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस कलर को बिगाड़ ना सके। एंड डज नॉट इंटरफेयर विद टेस्ट, ऐसा नहीं कि रंग बहुत अच्छा कर दिया तो टेस्ट खराब कर दे। तो आपका कलरिंग एजेंट नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, फ्री फ्रॉम हार्मफुल इंप्योरिटी, कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, लाइट से अनअफेक्टेड होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके कलरिंग एजेंट का होना चाहिए। अब एडवांटेज क्या है सर कलरिंग एजेंट का? बताओ एडवांटेज क्या है सर? तो एडवांटेज ये है ना, है ना, ध्यान रखना। एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज देखो दवा को पहचानने में है। दवा के मान लो कि आपको पता होगा कि ये जो वायग्रा है, या तो आपका वायग्रा तो आप सुने होंगे सिल्डेनाफिल साल्ट होता है, या तो ब्लू होता है या तो रेड कलर का भी एक ठो आता होगा और भी कलर शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर तो यही में आता है। तो आप कहोगे ना कि मान लो बड़ो चचा है तो भैया ये ब्लू वाली गोली मत खाइयो, है ना, ब्लू वाली। मैं एक बार मेडिकल पे था, मैं आपको बताता हूँ। हमको एक चचा हैं, काफ़ी एज था भाई, दाढ़ी बाल सब पका हुआ, दांत भी आगे का 3 गो झड़ा हुआ। हमको बोल रहे हैं वो नीलका वाला टैबलेट दो। हमरा मतलब नीलका वाला था, हम समझे नीलका वाला टैबलेट, कौन सा नीला होता है ना, मतलब हम समझ नहीं पाए, है ना। भैया हम लोग मेडिकल वाला आदमी यार, यही काम ही है, तो इसमें घबराना क्या, हम लोग के सामने क्या हेजिटेशन, खुल के बोलता है लोग। लेकिन फिर बोल रहे हैं कि अरे नीलका वाला ताकत वाला गोल, हम लोग ताकत यानी मल्टीविटामिन फिर पता चला, तब मेरे बॉस आए उधर से, अरे बकलोल, चाचा का बोलने का तरीका से समझ लो कि नीलका वाला चिपका के बोल रहा है, तब जाके दिए एक ठो सोच लीजिए, है ना, आगे से 3 दांत गायब था, अपन अनुमान लगा लीजिए। तो काफ़ी मदद मिलता है कलरिंग एजेंट से। बाकी आप देखिए क्या क्या एडवांटेज है। कह रहा है दे प्रोवाइड ग्रेस एंड बेटर आई अपीलिंग कैरेक्टर टू द प्रोडक्ट,
यानी कि ये बहुत अच्छा बेटर आई अपीलिंग कैरेक्टर, यानी आंखों को लुभाता है कि हाँ भैया दवा का कलर वलर अच्छा है तो थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा होगा, तो आई अपीलिंग कैरेक्टर को बढ़ा देता है। प्लस फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग के मान लो कोई आदमी पॉइजनिंग कोई दवा का ओवरडोज ले लिया है ना, तो उससे दवा का कलर से पता चल जाता है कि अच्छा कौन सा दवा लिया होगा, क्योंकि कुछ दवा ऐसे होता है कि स्पेसिफिक इसी कलर में आती है। तो पॉइजनिंग के केस में बहुत आसानी से पता चल जाता है कि अच्छा उसको इस चीज़ की पॉइजनिंग हुई है तो उसको ये एंटीडोट देंगे, है ना। हाँ, तो फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग इन द अर्ली स्टेज कलर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि फास्ट रिकॉग्निशन हो सके उस मेडिसिन का, यानी कि उस दवा का बहुत तेजी से क्या हो सके, रिकॉग्निशन, जान जाएं कि हाँ भैया किस दवा की पॉइजनिंग हुई है, ताकि उसको उसके हिसाब से एंटीडोट देंगे। डिफरेंट कलर्स ऑफ द मेडिसिन, है ना, डिफरेंट कलर्स ऑफ द मेडिसिन, यानी अलग अलग जो रंग होता है मेडिसिन का वो हेल्प करता है डॉक्टर को आइडेंटिफाई करने में कि पेशेंट को कौन सा दिया गया था प्रीवियस ट्रीटमेंट में। मान लो कोई लेमैन है, पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे अभी हम एग्जांपल दिए, तो कोई मतलब कह सकता है अलग कलर का मेडिसिन है तो पेशेंट हमसे बताता तो है हाँ हम लाल वाला गोली खाए थे, तो डॉक्टर समझ जाता है अच्छा ये वाला टैबलेट इनको चला था, अब कौन सा देना है। तो वही बोल रहा है डिफरेंट कलर ऑफ द मेडिसिन, यानी अलग अलग रंग जो है ना डॉक्टर्स को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि पेशेंट को प्रीवियस ट्रीटमेंट में कौन सी दवा दी गई थी। हाँ, डॉक्टर बिकम फेमिलियर विथ कलर ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ कलर से डॉक्टर भी थोड़ा फेमिलियर हो जाता है एंड उसको सेल करने में बहुत आसानी हो जाती है ना, है ना, और उसको सेल करने में आसानी हो जाती है। वेरी गुड। चलो अब स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट तो हो गया, स्वीटनिंग एजेंट यानी मीठा करने वाला, है ना, मीठा करने वाला। हाँ, दे आर एडेड इन प्रिपरेशंस टू हाइड और मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द मिक्सचर। जी हाँ, स्वीटनिंग एजेंट किस लिए ऐड किया जाता है कोई भी प्रिपरेशन या फॉर्मुलेशन में, ताकि उसका खराब हाइड कर सके हम लोग, मास्क कर सके, मास्क मतलब उसके ऊपर मास्क लगाते हैं ना मुंह पे, मुंह ढकने के लिए, वैसे खराब टेस्ट जो बिटर टेस्ट होता है मिक्सचर का उसको आप छुपा सको। सुक्रोज, है ना, एग्जाम्पल में जैसे सुक्रोज होता है, सुक्रोज आपका है, सॉर्बिटोल है, ये सब क्या है, स्वीटनिंग एजेंट है। सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिरप को मीठा करने में, एलिक्सर को मीठा करने में, लोजेंजेस को मीठा करने में, है ना। हाँ, वेरी गुड। एंड सिरप, आप सभी लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ जो सिरप होता है सिंपल सिरप में अकॉर्डिंग टू आईपी सुक्रोज का मात्रा कितना होता है, सुक्रोज का मात्रा कितना होता है, तो सुक्रोज का होता है 66.67% W/V अकॉर्डिंग टू आईपी। एंड अगर बात करें यूएसपी के अकॉर्डिंग तो 85% होता है ना, V/V होता है शायद 85% V/V होता है ना। हाँ, ध्यान रखना आप सभी लोग, जो कि यूएसपी के अकॉर्डिंग, यानी सिरप में सुक्रोज का मात्रा आईपी वाला ही आपसे पूछेगा तो 66.67% होता है। फिर एलिक्सर आपका होता है, आगे आप पढ़ेंगे डोजेस फॉर्म में, लोजेंजेस वगैरह में भी सुक्रोज का इस्तेमाल होता है, जैसे सॉर्बिटोल, सैक्रीन, ये सब क्या है, ये सब आपका स्वीटनिंग एजेंट है, मीठा करने वाला। अब मीठा करने वाला भी दो तरीके का होता है, एक होता है न्यूट्रिटिव स्वीटनर जिसको हम लोग नेचुरल स्वीटनर भी कहते हैं, एक होता है न्यूट्रिटिव स्वीटनर जिसको आप नेचुरल स्वीटनर भी कहते हैं। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लेस स्वीट, ये कम मीठा होता है, कम कैलोरी होता है, जैसे फ्रक्टोज वगैरह हो गया 4 किलो कैलोरी पर ग्राम इन द आपका होता है ना, सुक्रोज वगैरह हो गया, ये सब आपका कहीं ना कहीं ओवरऑल कहने का मतलब है न्यूट्रिटिव स्वीटनर के अंतर्गत आता है। कह रहा इट इज 1.5 टाइम्स स्वीटर देन सुगर कॉस्ट इफेक्टिव फूड बिजनेस। ओवरऑल एग्जांपल बस याद रख लो, एमसीक्यू आता है, न्यूट्रिटिव स्वीटनर यानी नेचुरल स्वीटनर, किसकी बात कर, नेचुरल, जो नेचुरली हमें प्राप्त होता है, जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज, सॉर्बिटोल, लैक्टियोल, ये सब क्या है आपका न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स में आते हैं, न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स में आते हैं। जबकि नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स में, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स में याद रख लेना, नॉन न्यूट्रिटिव जिसको हम लोग आर्टिफिशियल, ये स्ट्रॉन्ग स्वीटनर होते हैं, ज़्यादा होता है, इसी को हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर के नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियली बनता है एंड देयरफॉर लिटिल क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है इसकी। जैसे एग्जाम्पल में एस्पार्टेम, सैक्रीन, साइक्लामेट, एल्टीम, क्या कहते हैं, एलिटेम वगैरह हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर है, यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट है। इसका ट्रिक याद रख लेना, C4 साइक्लामेट, है ना, साइक्लामेट, वेरी गुड। M4 मैनिनटॉल भी होता है स्वीटनिंग एजेंट। एस्पार्टेम, A4 एस्पार्टेम एंड S4 सैक्रीन, है ना, सैक्रीन। एंड सैक्रीन बहुत ज़्यादा मीठा होता है दोस्त, और ये कैंसर कॉजिंग भी होता है सैक्रीन कहीं ना कहीं कॉजिंग, अच्छा है ना। चलो
हाँ W/W होता होगा, हाँ हाँ W/W होता होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ यार, मैं लिख के ही रखता हूँ यहीं पर। हाँ W/V होता है, ये W/W होता है। अच्छा सॉरी, ये होता है W/W, IP के अकॉर्डिंग 66.67% W/W, एंड ये होता है W/V, ये होता है W/V। थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। हाँ IP के अकॉर्डिंग जो होता है वो 66.67% W/W होता है, जबकि USP के अकॉर्डिंग W/V होता है, ठीक है। हाँ जी, है ना, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। चलो सुधार दिया। अब आप लोग याद कर लेना फ्लेवरिंग एजेंट। अब आते हैं हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट, तीनों चीज लिखना था, कलरिंग, स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग। फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं? तो फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर चेंज कर सकता है। दे टेंड टू चेंज द डिसएग्रीएबल टेस्ट ऑफ ड्रग इनटू एग्रीएबल। अगर खराब टेस्ट है, डिसएग्रीएबल टेस्ट है, तो उसको एग्रीएबल टेस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। पेशेंट कॉम्प्लियंस को इंक्रीज करता है ताकि उसको स्वीटी और टेस्टी बनाता है, थोड़ा मीठा बनाता है। एंड दे कैन बी डन बाय वेरियस प्रोडक्ट, जैसे कि साल्टी के लिए अलग अलग आता है, जैसे सॉल्टी फ्लेवर चाहिए तो एप्रीकॉट, बटर स्कॉच, पीच का इस्तेमाल होता है। अगर बीटर फ्लेवर चाहिए तो चॉकलेट, मिंट, पैशन फ्रूट का इस्तेमाल होता है। स्वीट चाहिए तो वनीला, फ्रूट्स, बेरीज का इस्तेमाल होता है। सावर चाहिए तो सिट्रस फ्रूट, रास्पबेरी का इस्तेमाल होता है। अलग अलग आपके देख सकते हो मल्टीप्रेस का सिरप वगैरह, अलग अलग फ्लेवर में देखो अलग अलग फ्रूट्स फ्लेवर होता है, ऑरेंज फ्लेवर है, एप्पल फ्लेवर है। तो कैसे होता है? फ्लेवरिंग एजेंट के माध्यम से ही होता है। तो इसका काम क्या है, एडवांटेज क्या होता है इसका? अनप्लीजेंट टेस्ट जो होता है कोई भी दवा का, उसको मास्क कर दिया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट की मदद से। यानी फ्लेवरिंग एजेंट की मदद से उसको ढक दिया जाता है, खराब टेस्ट को अच्छा बना दिया जाता है। एंड दीज एजेंट हेल्प इंक्रीज पेशेंट कॉम्प्लियंस। पेशेंट कॉम्प्लियंस यानी पेशेंट थोड़ा शौक से पिएगा, अच्छे से पिएगा। एंड टैबलेट वगैरह में भी ऐड किया जाता है ताकि उसको अच्छा, जो च्यूएबल टैबलेट्स होते हैं जिसको चबाना पड़ता है, उसको में ऐड किया जाता है ताकि आपको थोड़ा टेस्ट सही लगे। जैसे यूज ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट का इस्तेमाल क्यों करेंगे? तो फ्लेवरिंग एजेंट एड इज मास्किंग द डिसएग्रीएबल ऑर्डर। डिसएग्रीएबल ऑर्डर हो यानी बदबू हो उसमें, या तो कोई टेस्ट खराब हो, तो उसमें पेशेंट के एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड ये इंड्यूस करता है एक्सेप्टेबल फ्लेवर इन द मेडिकामेंट्स। ओवरऑल आप समझ चुके होंगे फ्लेवरिंग एजेंट। चलो तो ओवरऑल हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ा, क्या होता है फार्मास्यूटिकल एड? वैसे सब्सटेंस जिसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी है दवा की मैन्युफैक्चरिंग कंपाउंडिंग में। एंड फार्मास्यूटिकल एड्स आपके अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त हो सकते हैं, ये एपीआई नहीं होते हैं, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होते। कोई भी डोजेस फॉर्म दो चीज, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट से बना होता है। एंड अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स के एग्जांपल हो गए कलरिंग एजेंट, फिर आपको स्वीटनिंग एजेंट एंड फिर फ्लेवरिंग एजेंट। ये देखो फ्लेवरिंग एजेंट पढ़ लिए, ठीक है। हाँ अब आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है। W/W वेट बाय वेट होता है, वेट बाय वेट होता है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, ये सब आप पढ़ेंगे, है ना। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब आप पढ़ेंगे अगर केमिस्ट्री में एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, अभी आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा एग्जाम के टाइम पर। अभी आप इस सब चक्कर में मत पड़िए। बस इतना समझिए कि W/W मतलब हो गया जैसे 66.67% W/W, जैसे सुक्रोज का मात्रा होता है ना, तो यानी कि 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी में 100 मतलब कितना वेट बाय वेट, यानी 100 ग्राम पानी ले लो और 100 उसमें से कितना 66.67 ग्राम चीनी ले लो और घोल दो, सुक्रोज को ले लो घोल दो, तो वो सिरप बन जाएगा आपका, सिंपल सिरप, है ना। ये होता है। बाकी आप W/W, W/V वो सब आप शुरू में जब पढ़ेंगे, एग्जाम का टाइम है तो अभी मैं उस पर टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। चलो क्या बात है, आज 700+ बच्चे लाइव हैं, हर एक बच्चा आंसर करेगा। और भैया सब लोग लाइक करो यार, अगर क्वेश्चन बन रहा है तो लाइक करो। लाइक क्यों नहीं कर रहे भाई, है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे सभी दोस्तों के पास। फार्मास्यूटिकल एड्स आर ऑल्सो कोल्ड, फार्मास्यूटिकल एड्स को और किस नाम से जानते हैं? एडिटिव्स के नाम से, कैरामिल के नाम से, बताओ, या फिर किसके नाम से? तो आप सिंपल समझ लेना, फार्मास्यूटिकल एड्स को एक्सिपिएंट्स या तो एडिटिव्स के नाम से जानते हैं, या तो, है ना, एडिटिव्स के नाम से जानते हैं। वेरी गुड। एपीआई स्टैंड्स फॉर, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा दोस्त। एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट, एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। देख लो कितना कंफ्यूजन है। तो एपीआई इट मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आंसर हो जाएगा क्या? ए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सैक्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सैक्रीन किसका एग्जाम्पल है बताओ, सैक्रीन किसका एग्जाम्पल है? न्यूट्रल, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग आपका स्वीटनिंग एजेंट, या तो आपका आर्टिफिशियल का, या तो ह्यूमेक्टेंट का, बताओ।
सैक्रीन, तो सैक्रीन पता है ना कैंसर काउजिंग होता है, आर्टिफिशियल होता है एंड बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना। हाँ, चीनी के मतलब कंपैरिजन में आपका समझ लो तो क्या शायद 700 या 800 गुना ज़्यादा होता है, 1000 गुना के लमसम में आपका मीठा होता है। हाँ जी, कौन सा? सैक्रीन। तो सैक्रीन किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल। हमने बताया था सी मास आर्टिफिशियल का, साइक्लामेट, साइक्लामेट है ना, मैनिनटॉल, मैनिनटॉल ट्रिक है। ए फॉर एस्पार्टेम, एस्पार्टेम है ना, एस्पार्टेम, एस्पार्टेम है ना। हाँ, और एस फॉर सैक्रीन, एस फॉर सैक्रीन, सैक्रीन कैंसर काउजिंग भी होता है दोस्त। ये आपके आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हैं। वेरी गुड। अब विच इज द नेचुरल स्वीटनर, इसमें से नेचुरल स्वीटनर कौन सा है? ब्रिलियंट ब्लू, सुक्रोज, E133, E132, बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, मैनिनटॉल नेचुरल स्वीटनर है, यहाँ मैनिनटॉल नहीं होता है, आर्टिफिशियल, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, इसको अलग कर लेना है ना। ये स्वीटनिंग एजेंट का एग्जांपल मतलब ट्रिक है, ठीक है, मैनिनटॉल अलग है, ठीक है। हाँ चलो, आपका है एपीआई हो गया, फार्मास्यूटिकल एड्स एंड एडिटिव्स हो गए, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, तो सुक्रोज, यहाँ पर हो जाएगा सुक्रोज, बी, सुक्रोज है ना, सुक्रोज हो जाएगा आंसर। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सब क्या है? सॉर्बिटोल यूजुअली मेनली यूज एज, बताओ, यूजफुल मेनली एज अ, सॉर्बिटोल, सुक्रोज ये सब क्या है बताओ? स्वीटनिंग एजेंट, सोलुबलाइजर, सरफेक्टेंट, इमल्सिफायर। तो याद रखना स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, सॉर्बिटोल स्वीटनिंग एजेंट होता है ना। वेरी गुड। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फार्मास्यूटिकल एड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स, इसमें से कौन सा ऐसा फार्मास्यूटिकल एड है जो एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है, जो कि हमें एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है? बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा फार्मास्यूटिकल एड है जो एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है? स्टार्च, टाल्क, जिलेटिन या पोविडोन? तो याद रखना आपका जिलेटिन, जिलेटिन जो है जिसको कि कैप्सूल का आउटर सेल बना होता है, कैप्सूल का आउटर सेल, क्या? कैप्सूल का आउटर सेल बना होता है, आउटर सेल बना होता है, ये एनिमल्स के बोन एंड स्किन से प्राप्त होता है। स्टार्च आपका क्या हो जाएगा? प्लांट बेस्ड हो जाएगा, टाल्क मिनरल बेस्ड हो जाएगा। वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, सारे लोग लाइक कर दीजिए भाई फटाफट, है ना। चलो क्या बात है, आज तो है ना, वेरी गुड। चलो अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की टाइम नहीं है भैया, जिसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है वो मेरे डिटेल्स लेक्चर को पढ़े, वहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है। ये सीरीज है ना, एक तरीके से रिवीजन सीरीज है ना आप सभी लोग के लिए। चलो आप सभी लोग बताइए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज तो आप लोग रिकॉर्ड खड़ा कर दिए। चलो अभी जस्ट थोड़ी देर बाद आपका 6:15 में फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, ये क्लास अब 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। बताओ प्रिजर्वेटिव क्या होता है, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, बताओ प्रिजर्वेटिव क्या होता है। तो प्रिजर्वेटिव होते हैं, दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ये क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब क्या होता है, पहले एकदम देसी भाषा में समझो, यानी प्रिजर्व करना मतलब बचाने वाला, माइक्रोबियल अटैक से जो बचा दे, क्या करे? माइक्रोबियल अटैक से, है ना, माइक्रोबियल अटैक से जो बचा दे, जो बचा दे, है ना, दवा को खराब ना होने दे, उसको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। यानी दवा में कुछ ऐसे या तो अलग अलग प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जाता है ताकि उस पर माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया वायरस अटैक ना करे और उसको खराब होने से बचा दे, है ना। हाँ करा, ये केमिकल सब्सटेंस होता है यूज टू प्रिजर्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम डीके और स्पॉइलेज बाय प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल अटैक। यानी ये केमिकल सब्सटेंस हैं जिसका इस्तेमाल प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिजर्व मतलब होता है बचाना, किसको? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, किससे? डीके, यानी डीके या स्पॉइलेज मतलब सड़ने गलने से बचाता है। और सड़ता गलता क्यों है? अगर उस पर माइक्रोबियल अटैक होगा, यानी सूक्ष्मजीव का अटैक होगा, बैक्टीरिया वायरस फंजाई अटैक करेगा तभी तो सड़ेगा, तो उनसे बचाने का काम करता है कौन? प्रिजर्वेटिव्स। दे इंप्रूव द सेल्फ लाइफ,
दवा के सेल्फ लाइफ को इंप्रूव करता है। सेल्फ लाइफ मतलब मान लो वो दवा का मान लो कितने दिन तक सही रहेगा, 6 महीने साल भर, तो 6 महीने से अगर नेचुरल रहेगा तो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करोगे तो 6 महीने रहेगा, लेकिन अगर प्रिजर्वेटिव ऐड कर दोगे तो साल भर तक दवा टिक जाएगा, यानी खराब नहीं होगा। तो दे इंप्रूव द सेल्फ लाइफ, यानी खुद का उसका लाइफ इंक्रीज करता है, एंड डिक्रीज द लोअरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, एंड उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा तो खराब होगा, एंड रिड्यूसिंग माइक्रोबियल प्रोडक्शन, एंड उसके अंदर माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव के प्रोडक्शन को रोकता है। नीड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स की क्या जरूरत है? तो टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम माइक्रोबियल अटैक, यस, माइक्रोबियल अटैक से बचाने में काम आता है। फिर टू स्टेबलाइज द प्रोडक्ट, यस, प्रोडक्ट को स्टेबल बनाने में, है ना, हाँ, प्रोडक्ट को स्टेबल बनाने में। टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है, प्रोडक्ट के सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है। एंड टू इनहेंस एक्टिविटी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग, ड्रग की एक्टिविटी और एफिकेसी को इंक्रीज करता है। वेरी गुड। अब प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आइडियल प्रिजर्वेटिव के लिए? अच्छा प्रिजर्वेटिव क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए, अगर हम यूज किए हैं तो वो काम करे भैया, माइक्रोब्स के अटैक को ना होने दे, है ना। हाँ, ऑर्डरलेस होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि चूहा मारने वाला दवाई, है ना, कितना गंदा बदबू करता है कि नहीं। हाँ, तो ऐसा गंदा बदबू नहीं होना चाहिए कि अगर दवा में मिला दिए प्रिजर्वेटिव तो एकदम महक रहा है, नहीं, ऑर्डरलेस, उसका कोई बदबू नहीं होना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए भैया, रिएक्ट ना करे, नॉन टॉक्सिक और नॉन रिएक्टिव, वो दवा से कुछ भी रिएक्ट वगैरह ना करे। हाई सॉल्युबिलिटी यानी प्रॉपर घुल जाए, कॉस्ट इफेक्टिव, थोड़ा सस्ता हो, टेस्टलेस यानी कि उसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं हो, ऐसा नहीं प्रिजर्वेटिव है तो जहर जैसा लगे, ऐसा नहीं। एंड कंपैटिबल विद ड्रग कंपोनेंट्स, जो भी आपका ड्रग कंपोनेंट है ना, है ना, चलो, है ना, ड्रग कंपोनेंट के साथ वो क्या होना चाहिए? कंपैटिबल होना चाहिए, कंपैटिबल यानी उसके साथ अच्छे तरीके से होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, कितने टाइप्स के होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से वो बचा रहा है, तो 3 प्रकार। एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेशन होने से बचाएगा, एंटी माइक्रोबियल जो माइक्रोबियल अटैक से बचाएगा, चिलेटिंग एजेंट्स जो कि रिंग फॉर्मेशन करता है जिससे क्या हो जाता है, वो खराब नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे काम कर रहा है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स किससे प्राप्त हो रहा है, तो एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। तो समझिएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स, सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू रिड्यूस द ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स, हाँ, रिड्यूस कर देता है किसको? एक्टिव कंपाउंड जो है उसके ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा क्योंकि नाम ही है एंटीऑक्सीडेंट। हाँ, और प्रोटेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जिससे फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे एंड उसका सेल्फ लाइफ कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा। तो कह रहा है दे आर यूज्ड टू रिड्यूस द ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड, यानी एक्टिव कंपाउंड के ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करता है, कम करता है, प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल नहीं बनने देगा, जिससे उसका सेल्फ रिड्यूसिंग एक्टिविटी, है ना, मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। वेरी गुड। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे प्रिजर्वेटिव, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? जो इट इज एडेड इन प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है, मिनिमाइज रिस्क ऑफ स्पॉइलेज, स्पॉइलेज मतलब होता है डिके होना, यानी सड़ना, सड़ने से बचाता है। सड़ता क्यों है? क्योंकि वो उसमें माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव का अटैक हो जाता है, तो ये सूक्ष्म जीव को अटैक नहीं करने देता है। एंड क्या कहते हैं, एंड टू किल लो लेवल ऑफ कंटामिनेशन, है ना, एकदम कम से कम कंटामिनेशन हो जाए तो उसको भी किल कर देगा। एंड यूज्ड ड्यूरिंग स्टोरेज, जब आप दवा को स्टोर कर रहे होते हैं या तो रिपीटेड यूज कर रहे होते हैं, मल्टी डोज कंटेनर, मल्टी डोज कंटेनर जैसे वाइल्स होता है, खास करके वाइल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। वाइल क्या होता है सर? जैसे देखे होंगे एम्पूल, एम्पूल होता है शीशा का, इस तरीके का होता है एम्पूल, जो कि एक ही डोज, एक ही सिंगल डोज में ही होता है, ठीक है। जबकि वाइल होता है डब्बा जैसा, है ना, डब्बा जैसा होता है, भाई साहब ये कैसा वाइल है ना। एम्प्यूल और वाइल होता है ना। हाँ सर, वाइल जो होता है बार बार उसमें 10 ml 15 ml 20 ml का वाइल होता है, 55 ml 4 बार 5 बार करके निकालते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपके वाइल्स में मल्टी डोज कंटेनर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और खास करके लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपका एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल होते हैं। फिर चिलेटिंग एजेंट्स, चिलेटिंग एजेंट क्या होता है? दे एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, ये भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है एंड प्रोडक्ट को बचाता है। कैसे? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। अगर कॉम्प्लेक्स यानी रिंग का फॉर्मेशन कर देगा कुछ इस प्रकार से, तो रिंग का फॉर्मेशन कर देता है तो क्या होता है? प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता है ना, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, एंड वो स्टेबल जैसे ही होगा उसको डेटोरिएशन, वो डेटोरिएट नहीं होगा यानी खराब नहीं होगा। एग्जाम्पल में EDTA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट EDTA, EDTA को सब लोग याद कर लेना, काफ़ी बार पूछा हुआ है। क्या है ये? एक चिलेटिंग एजेंट है। ये क्या है? एक चिलेटिंग एजेंट है। EDTA क्या है? एक
चिलेटिंग एजेंट है एंड इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइएमाइन है ना, टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, जो कि EDTA होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ये सब कहीं ना कहीं चिलेटिंग एजेंट है। अब नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स की मैं बात कर रहा हूँ। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो हमें नेचुरली मिले, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जैसे कि एग्जांपल में नीम ऑयल, लेमन, हनी, ये सब क्या है, नेचुरल हो गया। जबकि सिंथेटिकली में क्या हो गया, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स और बाय एनी प्रोसेस, केमिकल वगैरह से बन जाए, जैसे बेंजोएट वगैरह, नाइट्राइट वगैरह हो गया, जैसे सोडियम बेंजोएट वगैरह होता है, ये सब कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होता है। बेंजोइक एसिड सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होता है, ध्यान रखना, जिसको बेंजोएट भी कह रहे हैं। हाँ, तो ये प्रिजर्वेटिव आपको पढ़ा दिया गया एंड इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में आप करें। अच्छा, कॉमन साइड इफेक्ट कह रहा है, कौन कौन सा साइड इफेक्ट होता है प्रिजर्वेटिव, आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, किसी किसी को कुछ प्रिजर्वेटिव से एलर्जी होता है, यानी उसके साथ अगर जैसे भी आप आएंगे कांटेक्ट में तो कहीं ना कहीं आपको सेंसिटिव हो जाता है बॉडी, कहीं ना कहीं अलग अलग रिएक्शन शो करता है, एलर्जी हो सकता है, आस्थमा जैसे ही दैनिक सांस फूलने लग सकता है, खांसी होने लग सकता है, कैंसर जैसा सिचुएशन भी हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है ना। चलो, है ना, चलो ओके, रिवीजन हो रहा है, उसका भी ऐप पर रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करवा दें। रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो चुकी है, हाँ मैं करवा दूंगा, ठीक है, सब अपने अपने फोल्डर में, क्रैश कोर्स के फोल्डर में अपलोड हो जाएगा, ठीक है, सारा रिवीजन वाला क्लास भी ऐप पर रिवीजन की क्लासेस चल रही हैं। चलो, क्वेश्चन है विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ डाई सोडियम EDTA। EDTA का फुल फॉर्म बताओ, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्वीटनिंग एजेंट है। क्या ये स्वीटनिंग एजेंट है, नहीं। प्रिजर्वेटिव है, यस। प्रिजर्वेटिव से भी बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट ऑप्शन में दिया हुआ है, काफी बार पूछा हुआ है। प्रिजर्वेटिव तो है, लेकिन किस प्रकार का प्रिजर्वेटिव है, बच्चे अक्सर गलती किए थे, जैसे अभी मैंने मिस्टेक किया, जो डाई सोडियम EDTA होता है वो चिलेटिंग एजेंट होता है ना। मैंने कैसे मिस्टेक किया, सारा ऑप्शन नहीं पढ़ा, तो सारा ऑप्शन जरूर पढ़ना, है ना। चलो, तो आंसर हो जाएगा चिलेटिंग एजेंट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने से बचाएगा, है ना, बताओ। प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सरफेक्टेंट्स, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बचाने का काम एंटीऑक्सीडेंट्स करता है। कौन करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स करता है ना। चलो, वेरी गुड। प्रिजर्वेटिव्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द, प्रिजर्वेटिव्स क्या इंक्रीज कर देता है, टेस्ट, क्या स्वाद बढ़ा देता है, या वॉल्यूम बढ़ा देता है, या सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, या तो डोजेज, बताओ। तो प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ यानी प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट अच्छा खासा कर देता है, ताकि प्रोडक्ट अच्छे लंबे समय तक टिकता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है द सब्सटेंस दैट आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव माइक्रोनियम आर, मतलब उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट है, उसको नहीं आने देगा, उसको ग्रो नहीं करने देगा, उसके ग्रोथ को रोकेगा, वो क्या कहलाएगा, एंटी माइक्रोबियल, चिलेटिंग एजेंट, नॉन ऑफ द एबव, या एंटीऑक्सीडेंट। तो आंसर हो जाएगा एंटी माइक्रोबियल, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना उसकी अगेंस्ट है ना, तो एंटी माइक्रोबियल हो जाएगा। इसी के साथ फाइनली आपका आज का ये क्लास ओवर होता है। हाँ जी, थैंक यू सो मच एंड अच्छे से पूरा क्वेश्चन कीजिए। एंड ये 4 नंबर और 5 नंबर यानी 5 क्वेश्चन हम लोग का कवर हो गया। एंड आगे का लेक्चर जो होने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अभी तक तो इंट्रो वाला पार्ट था, पार्ट 6 यानी इसका जो पार्ट, कौन सा पार्ट है ये, पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 6 जो आगे होने वाला है। आगे फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, हैमर मिल बॉल मिल, 100% एग्जाम में आने का चांसेस है, तो कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा। सारे बच्चे जस्ट 6:15 में ज्वाइन करेंगे, 10 मिनट के बाद 6:15 में उस क्लास को ज्वाइन करेंगे, अभी जस्ट स्टार्ट होगी, है ना। और फार्माकोग्नोसी का टाइम रात के 11 बजे, डेली रात के 11 बजे फार्माकोग्नोसी पढ़ना है, तो रात के 11 बजे, वहां पे भी बहुत सारे बच्चे आते हैं रात में भी, आप भी आइए, है ना। हाँ, 11 बजे रात में आएंगे कोग्नोसी पढ़ने के लिए। एंड आप सभी लोग का 6:15 में अभी शूटिक्स की क्लास होगी। बाकी थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद एंड अच्छे तरीके से पढ़िए, गुड लक। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनको ऐप पर अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट है PDF नोट्स वगैरह की, क्लासेस वगैरह की, रिविजन वगैरह की, तो आप ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर आगे के लेक्चर्स के साथ। ओके, थैंक यू।
सब लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कैसा रहा लेक्चर। सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे। जब ये वीडियो जस्ट अपलोड हो जाएगी तो आप उसके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा रहा लेक्चर। अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, वो रिव्यू मेरे को मोटिवेट करता है दोस्त और बेटर करने के लिए। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।